नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी मैग्नेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में कौन ज़्यादा सही है। अक्सर हम सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही तो है, पर क्या ETF म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा सही है? आज हम बात करेंगे दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे बेस्ट 8 से 9 ETFs के बारे में। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये शेयर्स के बंच होते हैं, या यूँ कह सकते हैं ये एक तरह से म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो एक्सचेंजेस पर यानी BSE और NSE पर लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं। वही म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसमें फंड मैनेजर जो है फंड हाउसेस बना बना के थोड़े थोड़े पैसे बहुत जनों से लेके, इंडिविजुअल्स से लेके उन पैसों को निवेश करते हैं। सेकंड जो डिफरेंस है कि ETFs खरीदने बेचने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, मैंडेट है, क्योंकि यहाँ पे खुद से खरीद बेच होती है। और म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल है। तीसरा जो है डिफरेंस, ये किन के लिए बेस्ड है। ETF जो है स्विंग ट्रेडर, स्कैल्पर पर्सन जो कम से कम 5-10 मिनट भी टाइम मार्केट आवर्स में दे सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन होते हैं जो तलाश कर रहे होते हैं मौका कि मार्केट थोड़ा सा भी गिरे और वो उसमें बाई ऑन डिप करें, ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट है। वहीं म्यूचुअल फंड जो है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मार्केट में अपना टाइम नहीं दे सकते हैं, या फिर जिनको मार्केट का फ्लक्चुएशंस पसंद नहीं आते हैं। चौथा जो डिफरेंसेस है प्राइस एलोकेशन का, यानी ETFs के यूनिट कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये लाइव ट्रेड होते रहते हैं एक्सचेंजेस पे, तो जो प्राइस लाइव शो होता रहेगा या ऑर्डर जिस पे लगा रहेगा उसी प्राइस पे आपको ETFs बाई करने से मिल जाएंगे और सेल करने से सेल हो जाएंगे। वहीं पे म्यूचुअल फंड के केसेस में थोड़ा सा अलग है। अगर दिन में 3 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो सेम डे की NAV मिलती है। अगर 3 बजे के बाद ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो नेक्स्ट डे की NAV मिलती है। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, मतलब एक यूनिट का दाम। इसमें और एक बात है कि अगर जैसे मार्केट गिर रहा होता है तो ETFs में है, यहाँ पे एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि लाइव ट्रेडेड होता रहता है, तो गिरते हुए समय पे आप वहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है, जैसा कुछ दिन पहले ही हुआ था कुछ ग्लिचेस के कारण। तो अगर ऑर्डर सही से प्लेस नहीं हो पाता है तो यहाँ पे अगले दिन का NAV ही काउंट किया जाएगा, और गिर के अगर मार्केट गिर रहा है और गिर के उठे उस टाइम में भी आप बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव ट्रेड नहीं होता है। यहाँ पे अमूमन क्लोजिंग, जो यूनिट का क्लोजिंग प्राइस रहता है, क्लोजिंग NAV रहता है, उसी पे आपको अलोकेट किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो ETF के केस में एक्सपेंस रेशियो 0.22 से 0.90% तक लग सकता है। ये ETF टू ETF वेरी करता है। जब आप ETF लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो देख लेना होगा। ETFs के केसेस में ब्रोकरेज भी लगेगा आपको 0.01% से लेके 0.5% तक, डिपेंड टू ब्रोकर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT लगता है खरीदते टाइम में 0.001% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू, और सेल करते टाइम में 0.01% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू। वहीं पे MF की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो होता है 0.5 से लेके 1.5% ऑफ एनुअल अकाउंट बैलेंस पे डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करेगा MF टू MF पे, एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एक तरह का एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन ये 0.5 से लेके 1.5% के बीच में ही रहता है। एग्जिट लोड क्या होता है, 1% लगता है अगर रिडीम कर दिया जाए 1 साल से पहले, यानी शॉर्ट टर्म में अगर रिडीम किया जाए तो 1% एडिशनल एग्जिट लोड लग जाता है। और स्टैम्प ड्यूटी लगती है 0.005% बोथ बाई एंड सेल के केसेस में। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी की।
ETF जिसमें स्टॉक्स में ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, यानी 65% से ज़्यादा अगर स्टॉक्स में डील कर रहे हैं ETFs, तो वो इक्विटी बेस्ड ETFs माने जाएंगे। इस केसेस में अगर होल्डिंग 1 साल से कम की है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% था वो बढ़कर 20% कर दिया गया है। 20% ऑन प्रॉफिट प्लस 4% ऑफ 20% सेस लगेगा। यानी अगर 100 रुपया आप कमा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15 रुपया था वो अब 20 रुपया होगा और सेस लग जाएगा उस 20 रुपये का 4%। इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केसेस में क्या होगा, अगर होल्डिंग 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। प्रॉफिट से सबसे पहले 1,25,000 माइनस होगा जो पहले 1 लाख था, और उसके बाद उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। डिविडेंड के केसेस में जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैब में ये ऐड होगा जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे, और टैक्स्ड होगा इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट पे। बोनस अगर मिलता है तो बोनस शेयर को एज अ न्यू फ्रेश बाइंग माना जाएगा, और बाइंग डेट जो होगी इशू ऑफ बोनस शेयर होगी, जैसे कि नॉर्मल शेयर के केसेस में होती है। अब बात करते हैं कि अगर ETF जो है इक्विटी बेस्ड नहीं है, गोल्ड में है, सिल्वर में है या फॉरेन इक्विटीज़ में है, तो कैसे होगा? तब ये टैक्सेबल होगा इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। इसमें कोई भी एग्जिम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें चाहे आप शॉर्ट टर्म होल्ड करें, किसी भी तरह की कोई भी एग्जिम्पशन नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के केसेस में टैक्स लायबिलिटी कैसी होगी। यहाँ पे भी अगर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, यानी 65% से ज़्यादा होल्डिंग स्टॉक्स में है उस म्यूचुअल फंड की, तो फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड माना जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही है। STCG जो है हमारा 20% पे कैलकुलेट होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG हमारा 12.5% पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का, और डिविडेंड के केसेस में भी सेम ही होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैब में ऐड हो जाएगा और टैक्स्ड होगा इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट पे। बोनस के केस में भी सेम ही होगा। जो न्यू शेयर मिले रहेंगे उसका बाइंग डेट बोनस शेयर का इशू डेट माना जाएगा। अब ऐसे म्यूचुअल फंड जो इक्विटी बेस्ड नहीं है, यानी डेट में है, लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एटसेट्रा, या किसी में भी है, कहने का मतलब जो इक्विटी बेस्ड नहीं है, इस तरह के म्यूचुअल फंड जो हैं ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट के अनुसार। इसमें भी कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म होल्ड करें चाहे आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हों। तो यहाँ से हमें समझ आया कि ETFs जो हैं वो ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत मार्केट में टाइम दे सकते हैं और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहते हैं कि मार्केट थोड़ा भी करेक्शन ले तो हम उस मौके का फ़ायदा उठाएं, ऐसे लोग, और जो लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उन्हें चार्जेस भी कम देने पड़े, तो वो ETFs के तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मार्केट के फ्लक्चुएशन को नहीं देखना चाहते हैं या उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं या उनके पास समय थोड़ा भी नहीं है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड के तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे कुछ फेवरेट ETFs के बारे में। देखेंगे कि वो किस में डील करते हैं और उन्होंने अभी तक किस तरह का एनुअल और टोटल रिटर्न अभी तक दिया है। सबसे पहले बात करेंगे निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 इसे सिंपली निफ्टी 20 भी बोला जाता है। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और पिछले 1 साल में इसने 25.73% का रिटर्न दिया है। और अगर टोटल रिटर्न की बात करें तो ये 2,586.54% का रिटर्न दे चुका है। ये ETF 19 जुलाई 2002 से ट्रेड हो रहा है एक्सचेंजेस पे। इसके बाद हम बात करेंगे HDFC निफ्टी मिड कैप 150 ETFs के बारे में। ये HDFC बैंक का है, मिड कैप के स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। 150 मिड कैप के स्टॉक्स इसमें हैं। इसका 1 साल में रिटर्न 48.60% है। और अगर टोटल रिटर्न हम देखेंगे
तो इसका रिटर्न हो जाता है 87.92%, और ये स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी 2023 से। थर्ड जो हमारा ETF आता है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। ये 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स का बंच है, और इसने पिछले एक साल में 47.77% का रिटर्न दिया है। वहीं हम इसका ऑल टाइम का देखते हैं तो 95.48% का रिटर्न इसका निकल के आता है, और ये फंड 21 फरवरी 2023 से एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है। चौथा जो हमारा ETF आता है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इसे सिंपली गोल्ड बीज भी बोलते हैं। ये गोल्ड में डील करता है। जब कैश मार्केट हमारा गिरता रहता है तो गोल्ड हमारा उस चीज़ को हेज करने के काम में आता है। उसको एक तरह से ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसका एक साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो ये 26.18% है, और अगर इसका ऑल टाइम देखेंगे तो ये 534.50% है, और ये फंड ट्रेड हो रहा है 19 मार्च 2007 से, यानी काफ़ी समय पहले से ये फंड ट्रेड हो रहा है। हमारा पांचवा ETFs है ग्रो EV। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स में डील करता है, और ये 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ स्टॉक्स है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। सिमिलर ग्रो EV की तरह ही EV इंडिया मराई एसेट्स का ETF है। ये भी EV के स्टॉक्स में ही डील करता है, और ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, और काफ़ी पोटेंशियल है इसमें भी। इसके बाद आता है निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ETF, जिसको ऑटो बीज भी बोला जाता है। इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां इन्वॉल्व हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा ETFs है। अगर इसका 1 ईयर का हम ये देखें रिटर्न देखें तो ये 66.54% निकल के आ रहा है, और इसका ऑल टाइम देखें तो 124.64% निकल के आ रहा है। इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 124% निकल के आ रहा है, और ये एक्सचेंज पे 5 अप्रैल 2022 से ट्रेड हो रहा है, जो कि काफ़ी समय नहीं है, 2 साल बस हुआ है, तो रिटर्न काफ़ी बढ़िया है। हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, या MO डिफेंस भी जिसको बोलते हैं। ये डिफेंस की स्टॉक्स को लेकर बना हुआ एक ETF है। ये काफ़ी ज़बरदस्त एक ETF है खुद में, क्योंकि डिफेंस के बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और डिफेंस स्टॉक्स जो कि अभी करेक्शन में भी हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये मिल सकता है। ये भी न्यूली लॉन्च ETF है। इसमें भी कुछ खासा रिटर्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न देने का। उसके बाद हम एक और धासु ETFs पे आ जाते हैं। ये निपॉन इंडिया का ETF है निफ्टी IT, जिसको IT बीज भी बोलते हैं। यहाँ देश की बड़ी बड़ी IT कंपनियां और बड़ी छोटी दोनों IT कंपनियों को इसमें रखा गया है, और इसका भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। पिछले एक साल में 34.16% का रिटर्न दिया है, और अगर इसका ऑल टाइम देखेंगे तो 208.74% रिटर्न है, और ये भी बहुत समय पहले से नहीं लिस्ट है। ये भी आपका 17 जुलाई 2020 से ट्रेड कर रहा है इंडेक्सेस पे। बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मन करता है तो मराई एसेट्स का NYSE फैंग प्लस ETFs का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मेटा, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, अलीबाबा, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। इसका भी एक साल का रिटर्न जो है 51.51% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका अगर ऑल टाइम देखेंगे तो इसका ऑल टाइम निकल के आता है 94.12%। ये भी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुई है, तो अमूमन रिटर्न बहुत अच्छा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पैसों को एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मनी मैग्नेट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।